हमारा जो भी एजुकेशन है ये भारत का विकास और भारत का विज्ञान और भारत का जितना भी विकास हुआ है उसमें 90% से अधिक योगदान अकेले लॉर्ड मैकाले का है। अगर लॉर्ड मैकाले शिक्षा के स्कूलों के दरवाजे सबके लिए ओपन नहीं करता, आम जनता के लिए नहीं खोलता, तो यहाँ की 90% जनसंख्या स्कूलों में नहीं घुस पाती। और लॉर्ड मैकाले अगर दरवाजे नहीं खोलता, शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं करता, आम आदमी के लिए शिक्षा की सुविधा नहीं करता, तो ज्योतिबा फूले नहीं हो सकते, डॉक्टर अंबेडकर नहीं हो सकते। हमारे शास्त्रों के हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने के हकदार नहीं है इस देश में। हाँ, आप सही कह रहे हैं, रामकिशोर जी के ज़माने में थे बच्चे, ये थोड़ा मेरे से 5-7 साल पहले थे, नागौर किसान छात्रा, उससे पहले और भी थे, मेघवाड़ों के काफ़ी बच्चे थे। तो सभी बच्चों को रखा था बलदेव। हाँ, तो आगे ये हाँ, तो सर छोटू राम कैसे पढ़ता है अगर लॉर्ड मैकाले खुली नहीं करता तो? क्योंकि शास्त्रों में तो वर्जित था पढ़ना। सर छोटू राम जाट जाति से जाट नहीं पढ़ सकता था शास्त्रों के हिसाब से कहीं पर भी। अंग्रेजों ने ही उन शास्त्रों को इनकार किया था। लॉर्ड मैकाले से आज भी भारत के लोगों को बहुत जलन है कि इसने शिक्षा का सार्वजनिकरण कर दिया, इन मूर्खों को पढ़ने की छूट दे दी। हमें तो अभी भी मूर्ख माना जा रहा है कि ये लोग जो हैं, हमें कहते हैं ना अयोग्य लोग हैं, आरक्षण की वजह से इनकी नौकरियां लग रही है, तो अयोग्य माना जाता है अभी भी। हम पढ़ लिख गए पर अयोग्य हैं अभी भी। तो मैं भटक रहा हूँ थोड़ा। हाँ, बलदेव राम जी, देखो छुआछूत के मामले में मेरे दादा बताते थे मुझे, दादा ने बहुत मुझे बातें बताई बलदेव राम जी के बाबत। रोज कहते थे डीआई साहब, ये कहते थे, डीआई साहब ने कहा कि देखो सभी काम अपने हाथ से करने हैं आपको। यहाँ तक कि डीआई साहब जहाँ भी, वो डीआई जी को डीआई कहते थे गांव में, उनके पुराने आदमियों की बोलचाल की भाषा थी। गांव में जाते तो वो कहते हर गांव में मीटिंग में कि मुझे आपके गांव में कोई मरा हुआ जानवर हो तो बताओ, मैं हाथ लगा के बताता हूँ उसके। मरे हुए जानवर को हाथ लगाने से कोई चमार या मेघवाड़ या हरिजन नहीं होता है। तो मेरे दादाजी बताते थे कि गांव में अगर मरा हुआ जानवर होता तो भी लोग बलदेव राम जी को नहीं बताते थे, डर के मारे कि बलदेव राम जी उसको हाथ लगा देंगे और लोग हमें हंसेंगे कि तुम्हारा बलदेव राम मरे हुए जानवर को हाथ लगा लिया उसने। शास्त्रों में मनुस्मृति में मिस्टर समंदर सारण, शास्त्रों में मनुस्मृति के हिसाब से एजुकेशन वर्जित है, सभी शास्त्रों में। रामचरितमानस भी कहती है एजुकेशन वर्जित है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि अधम जाति को विद्या देई, और जैसे आई को दूध पिलाई। जैसे सांप को दूध पिलाओ तो वो जहर नुकसान करेगा, सांप तो आपको ही नुकसान करेगा अगर दूध पिलाओगे तो। इसी प्रकार नीची जाति के लोगों को अगर विद्या दोगे तो बस सांप को दूध पिलाने के बराबर बताया उन्होंने। पढ़ने लॉर्ड मैकाले की छूट देने के 100 साल बाद भी जब मेड़ता की स्कूल में एक जाट को एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप क्या मानते हो इसको? उसके 100 साल बाद जोधपुर की स्कूल में मेरे गांव के जाट, जो जाति से गोत्र उनका वो मिर्जा पदवी थी और जागीरदार थे, डूडीबास के ठाकुर थे। ये रामकिशोर जी सुन रहे हैं, इनके मामा जी थे बद्री राम जी कप्तान साहब। वो डूडीबास के, उनके पिताजी दादाजी डूडीबास गांव के ठाकुर थे। उसके बाद में वो डूडीबास गांव की जागीर उनके चाचा को मिल गई थी, भाई मगदी राम जी मेजर साहब को। तो वो जागीरदार थे, जैसे जागीरदार ये खींवसर ठाकुर वगैरह थे वैसे जागीरदार थे वो बद्री राम जी। और बद्री राम जी कहते हैं कि जोधपुर की स्कूल में एकमात्र मैं नीची जाति का आदमी था, पूरी स्कूल को छानबीन करके, जबकि वो जागीरदार के बेटे थे, कोई छोटी जाति नहीं थी। तो जोधपुर जाने की औकात ही क्या थी? आम जाट जोधपुर जाकर के कैसे पढ़ सकता था उस जमाने में? पेट में रोटी नहीं मिलती थी, खिचड़ा खाने को नहीं मिलता था पूरा, जोधपुर कैसे जाएगा बेचारा? परंतु वो जागीरदार परिवार से थे, इसलिए
उनका जोधपुर में आना जाना था, जोधपुर में उनका निवास था। सरदारपुरा में जितने भी पूरे मारवाड़ के जागीरदारों के रहने के लिए कोई छोटे छोटे ठिकाने थे, जैसे अभी दिल्ली में जोधपुर हाउस होता है ना, वैसे सभी के हाउस थे। नागौर में भी भाखरोद के मिर्दा का नोरा था, मिर्दाओं का अलग से नोरा था कि मिर्दा लोग जाते थे तो उस नोरे में रुकते थे। इस प्रकार ये जागीरदार थे और उनकी भी हालत थी, तो आम जाट क्या पड़ेगा। हाँ तो बलदेव राम जी की बाबत एक और छोटी सी बात बताता हूँ। शिनोद के एक मेरे रिश्तेदार है, उन्होंने मुझे बताया, मैं इन ऐसी बातें पहले पूछता रहता था, आजकल तो मैं सुनता नहीं हूँ ज़्यादा, इसलिए पूछ नहीं पाता हूँ किसी से। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने बलदेव राम जी को देखा क्या। मैंने बलदेव राम जी को सुना है, मैं छोटा था, पर उनकी बात मेरे बेटी इसलिए नहीं कि मैं पढ़ना चाहता था, मैं भाग जाता था घर से कि मैं पढ़ूंगा कहीं जा कर के, पर मेरे पिताजी पकड़ के ले आते थे कि यहाँ काम कौन करेगा, खाएगा क्या पढ़ेगा तो, और ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाया जाता था। और फिर खेतों में हल चलाना और सारा काम करना पड़ा, क्योंकि अगर पढ़ने जाऊँ तो फिर घर में अनाज कम पड़ जाएगा। काम कम होते ही रोटी के लाले पड़ जाते थे। काम करने वाला आदमी अगर पढ़ने जाएगा तो काम कौन करेगा। इस प्रकार वो कहते मैंने बहुत भागदौड़ की कि मैं पढ़ूंगा, पर मेरे पिता ने पढ़ने नहीं दिया मुझे। और वो कहते हैं कि जब बलदेव राम जी मेरे गांव के मीटिंग कर रहे थे, गांव पूरा इकट्ठा हो रखा था, मेघवाड़ भी थे, एक कोने में, एक साइड में बहुत दूर, बाकी लोगों से दूर खड़े थे। तो बलदेव राम जी ने पूछा कि भाई आप लोग इतने दूर क्यों खड़े हैं। तो बोले कि बाबू जी हम तो मेघवाड़ हैं। बोले क्या हो गया मेघवाड़ हो तो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मंदिर में घुस सकते हो, आज मेरी मौजूदगी में तुम मंदिर में घुसो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। इस प्रकार की बात भी बलदेव राम जी ने उस समय उस सिनोद गांव में कह दी थी। वो अभी भी जीवन राम जी जिंदा है, उनसे मेरी बात हुई है थोड़े महीनों पहले ही। तो जीवन राम जी बता रहे हैं कि मैंने कहा फिर क्या किया, मेघवाड़ घुस गए मंदिर में? कि नहीं, मंदिर में नहीं घुस गए। मेघवाड़ों को लोगों ने ईश्वरों आंखों में समझा दिया कि ये तो अभी चला जाएगा, मंदिर में घुसेंगे तो यहाँ कहाँ रहेंगे, गांव में रहना था उनको, इसलिए उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। पर बलदेव राम जी ने अपने मुंह से जरूर वो ये बात कह दी थी कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम और ये बराबर हो सभी, ये बात उन्होंने कही थी। तो अब बलदेव राम जी के नाम से जो नागौर की महाविद्यालय का नामकरण हुआ है, उसमें बहुत बड़ी रकम दी है। उस समय केंद्रीय मंत्री थे उनके बेटे रामनिवास जी, और उन्होंने योगदान भी दिया सर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सरकार को करोड़ों में रुपये दिए और बलदेव राम जी के नाम से उसको करवाया। अभी माडीबाई के नाम से कॉलेज करवाई बलदेव राम जी की वो पत्नी के नाम से, तो तब भी लगभग 10 करोड़ रुपये उन्होंने योगदान दिया उस कॉलेज में और उसके नाम करवाया। भाई इनके नाम होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। बलदेव राम जी के परिवार से अगर 1 रुपया भी नहीं मिलता है तो उनके नाम होनी चाहिए। ये तो ठीक है उनका जागीरदार परिवार था, सक्षम था, उस समय भी उन्होंने अपने बेटे रामनिवास जी को लंदन बैरिस्टर पढ़ाया था, बाहर पढ़ाया था, उस समय सक्षम परिवार था उनका थोड़ा। जैसे मैं जहाँ नारवा में रहता हूँ, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी आपको, भाई श्री राम जी सो, जिनको ठाकुर ने परेशान किया था, कि अभी नारवा में कभी बात कर लेता हूँ तो बच्चे तो राजी होते हैं। मैं तो बलदेव राम जी की जयंती पर सारी बातें करता रहता हूँ स्कूल में। तो श्री राम जी सो के बाद हम बात की तो कुछ बूढ़े लोग थे, वो कह रहे थे वो श्री राम जी थे, वास्तव में उन्होंने तो बहुत किया और अब उनके पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि उस आदमी ने कोई धन थोड़ा ही कमाया था जो पीछे कोई मेल मालिया हो जाएंगे। श्री राम जी ने लोगों के लिए, भाई तुम तो खेतों में काम करते थे, वो सुनवाई में पेशियों में घूमता था, वो तो जीवन यापन भी उनका बड़ा मुश्किल था। तो श्री राम जी के पास तो ऐसा कुछ था नहीं ना धन माल, तो ताकि उनकी औलाद जो है बहुत बड़ी पार्टी हो गई। बलदेव राम जी जागीरदारी की वजह से थे। जैसे मेरे गांव में जो जागीरदार थे मंगनी राम जी, उनको मुआवजा मिला था जागीरदारी पूरी जमीन का उस गांव की का, बाकी जागीरदारों की तरह इसी प्रकार इनको भी मिला था। हाँ तो ठीक है, काफी बात हो गई। आप लोगों ने सुना। आप लोगों से एक बार मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे गुरु, हाँ बढ़िया बात है। हाँ, और कोई एक क्वेरी हो किसी की छोटी मोटी तो कर सकते हैं। और
थोड़ा बहुत आजकल मामूली सुनता हूँ, तो शायद जुड़ना भी कोई चाहे तो जुड़ सकते हैं शायद। जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजे हैं, तो मैं भी यहाँ जुड़ने का कोई ऑप्शन ढूंढूं। मुझे नहीं लगता कि किसी मित्र की कोई क्वेरी है ऐसी जो मेरे से बात करना चाहे इस बाबत। ज़्यादातर इस विषय को मैंने जितना छूना चाहा था छुआ है। एक बार और कह दूं कि जिन लोगों ने शिक्षा के लिए अलग जगाई है, जिस जिस गांव में भी, कई गांव में हुए हैं उनके, हाँ आपके क्वेश्चन ले लेंगे, आप लिख के भेज दो तो अच्छा रहेगा। हाँ करूँगा मैं, उनके बारे में थोड़ी बातें लिख दूंगा आपको। कहते हैं कि बलदेव राम जी उस जमाने में जब गाँवों में फिरते थे तो एक तो बच्चे मांगते थे लोगों से, दूसरा वो लोगों से, उन स्थिति ये थी कि गांव वाले गांव में आने से पहले बलदेव राम जी के समाचार सुन करके दूसरे गांव तक चले जाते थे और उनको कहते थे कि आप हमारे गांव में मत आओ और गांव के जागीरदार के गुंडे आपको मार देंगे, बंदूक लिए खड़े। फिर भी बलदेव राम जी रुकते नहीं कि मेरी चिंता तुम मत करो, मेरी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार बलदेव राम जी गांव में आते तो मीटिंग में लोग इकट्ठे नहीं होते थे। मेरे दादाजी बताते थे कि बलदेव राम जी की मीटिंग में भाषण सुनना अपराध था उस जमाने में। तो जब मीटिंग लेते थे तो लोग यूं ही बैठे बैठे सुनते थे, सामने जाके कोई नहीं बैठता, न तो कोई दरी बिछाता था, न कोई पीने के पानी लाता था उनके लिए। अगर पीने का पानी लाए तो पेशी पड़ जाती थी रावड़े में, और दरी कौन बिछाए उनके लिए। तो कहते हैं कि यूं बैठे बैठे सुनते थे, जैसे वो सुन ही नहीं रहे, यूं ही बैठे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं। और पूछते कि तुम भाषण नहीं साहब, मैं तो यूं ही बैठा था पीछे, उधर देख रहा था, उधर मैंने देखा ही नहीं वो आए। तो मतलब इस प्रकार लोग उनको सुनते थे। इतनी बड़ी कठिन परिस्थितियां थी, फिर भी वो गांव गांव घूमते थे पूरे मारवाड़ में। उनको, उनके दो काम थे, सरकार की तरफ से भी था कि इनको समझाना है भाई जनता को कि जो डाकू है, गुंडे हैं, उनके बारे में मुझे सूचना दो, डाकुओं का उन्मूलन उनका मुख्य कार्य था, सरकारी काम भी था। साथ साथ शिक्षा और जन जागरण, कुरीतियों के बारे में बड़े जमकर बलदेव राम जी ने मेहनत की। गांव में उस समय कला जत्थे आते थे, गीत गा करके समझाते थे लोगों को मृत्यु भोज के इनके बाबत। और लोग कहते थे कि बलदेव राम जी ने कहा, फिर भी उनकी बात भी वो लोग नहीं मान पाए कुरीतियों के मामले में। बहुत बड़ा कद था उनका। कुछ लोग तो कहते हैं उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, लोग झूठी बातें कर रहे हैं उनके। वो बलदेव राम जी मृत्यु भोज की मना थोड़ी करते थे, हालांकि उन्होंने खूब इसके लिए प्रयास किए थे। शिक्षा का निजीकरण, हाँ ठीक है। हाँ रामकिशोर जी कह रहे हैं फिडोद में शिक्षा का श्रेय दादूपंथी रघुनाथ दास जी को जाता है। एक और बता दूं मैं कि शिक्षा का जो अपने शेखावाटी और हरियाणा तक का इलाका है और लगभग नागौर में कुछ श्रेय आर्य समाजियों को ज़्यादा जाता है शिक्षा के लिए। इन लोगों ने मेहनत की, हालांकि वो एक पाखंड और अंधविश्वास में भी धकेल गए हमें। सर छोटूराम भी आर्य समाज से प्रभावित हो गए थे, बलदेव राम जी भी थोड़ा बहुत हो गए थे, और मूलचंद जी आर्य, तो हमारे मूलचंद जी आर्य ही थे। और जिन जहाँ जहाँ लोग प्रभावित हुआ, एजुकेशन तो बढ़ा, परंतु उन्होंने जने उदाहरण करना और वो ओमर वो शुद्धिकरण और हिंदू बनाना और वैसा कुछ किया, उससे अंधविश्वास, वो दयानंद का काम था। बाद में सर छोटूराम ने भी इनकार कर दिया, भगत सिंह ने भी इनकार कर दिया आर्य समाज को, सभी लोगों ने आर्य समाज को इनकार किया बाद में, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये पाखंड भी फैलाता है। बाकी एजुकेशन में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, सबसे ज़्यादा योगदान है। अगर शेखावाटी का जो ज़्यादा एजुकेशन हम देख रहे हैं उसका श्रेय आर्य समाज को जाता है पूरा ही। केशवानंद जी वगैरह जो थे, या हरियाणा में जो एजुकेशन देखते हैं उसका भी श्रेय आर्य समाज को जाता है। तो एजुकेशन में आर्य समाज को हम भूल नहीं सकते, उन्होंने काम किया है इस मामले में काफ़ी। और हमारे मूलचंद जी आर्य थे नागौर में, किसान छात्रावास उन्हीं की देन मानी जाती है, नागौर की किसान छात्रावास। हाँ क्या है निजीकरण, हाँ निजीकरण की सुन रहे हैं सर, कई बातें हैं। मैं थोड़ा मारवाड़ की जो शिक्षा का, मारवाड़ क्षेत्र में शिक्षा कैसे हुई और जन जागरण, इसके इतिहास में गरीबों के लिए बलदेव राम जी गरीबों के लिए क्या करते,
बलदेव राम जी के पास गरीबी उन्मूलन का कोई कार्यक्रम नहीं था। बलदेव राम जी ने मारवाड़ टेनेंसी एक्ट 1949 में करवा लिया था और बाद में बलदेव राम जी हमारे जागीरदारों से संघर्ष करते करते मर गए थे। जिन मित्रों को पता नहीं उनको बता दूं कि पूरे मारवाड़ की जहाँ तक मुझे जानकारी है 95% जमीन राजपूतों की थी, 95% से ज़्यादा। कुछ जागीरें चारणों के पास थी, इक्का दुक्का यूं काफी दर्जनों में हो सकती है वो, कुछ ब्राह्मणों के पास थी और कुछ एक जागीरें राजपुरोहितों के पास थी। और मेरे हिसाब से पूरे मारवाड़ में जाटों के पास 2 ही जागीर थी। एक तो कुचेरा के मिर्दाओं के पास मिर्जास गांव था, कुचेरा से थोड़ा हटके, और एक मेरे गांव के बाकरोद के मिर्दाओं के पास जागीर थी डूडीवास गांव। शायद इसके अलावा पूरे मारवाड़ में मैंने काफ़ी पूछा है, जाटों के पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी, एक खेत नहीं था, बाड़ा नहीं था, घर नहीं था, रहने की कोई ज़मीन नहीं थी। जब जाट कोई मकान बनाने की बात करता था तो राज के कड़वारी पूछते थे कि मकान के नीचे टाई रह क्या, ले जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ तुम रहते हो तो करसा हो, तुम तो ज़मीन तो तुम्हारी है नहीं। कल को जागीरदार कह दे भाई निकलो यहाँ से, तो निकलना पड़ेगा, तो फिर मकान यहीं पड़ा रहेगा तुम्हारा, इसके नीचे कोई पहिया है क्या जो तू इसको चला के ले जाएगा तेरे साथ। इसलिए हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं था, न कोई हमारी ज़मीन थी, रहने के मकान की ज़मीन हमारी नहीं थी। अब यार किसकी भूमिका है मुझे क्या पता, मैं क्या, ये जो जाकड़ा साहब पूछ रहे हैं किसकी भूमिका है इसको बनाने में, बलदेव राम मिर्दा कॉलेज नहीं वीर तेजा जी का नाम करने में। सरकार ने घोषणा की है, सरकार ने आदेश किया है, तो ये तो सरकार की होगी, सरकार के आदेश के बिना तो कैसे हो रही है। हाँ, दबाव किसी ने बनाया, पूरी जनता ने बनाया, हनुमान जी ने बनाया, कितने लोगों ने बनाया, कैसा बना, या जनता के दबाव में, या इसलिए जनता को खुश करने के लिए उन्होंने नामकरण किया। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मेरे सामने करने की क्या औचित्य है आपका। मैं बात किसी और विषय पर करना चाहता हूँ। तो देखो, इस ऐसी आपको डाबड़ा कांड भी सुना होगा, कई कांड हुए थे बलदेव राम जी को मारने के प्रयास के। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने शिक्षा का जन जागरण किया, सर छोटू राम जी को बलदेव राम मिर्दा लेके आए थे 1943 में जोधपुर। इसलिए सर छोटू राम, वहाँ जागीरदारी का मामला नहीं था जहाँ सर छोटू राम रहते थे, और सर छोटू राम खेती करने वाली और मजदूर दोनों कौमों के हिमायती थे। खेती और मजदूरी करने वाले जो लोग थे उन दोनों के हिमायती थे, और उन दोनों की सबसे बड़ी समस्या वो बताते थे मंडी और फंडी। मंडी जो दुकानदार था गलत तोलता था, वाट तोलने के मापदंड अलग अलग थे, लेने के और दूसरे दो। जैसे खरीदते थे तो अलग बाट माप के पत्थर ला के रख दिए जाते थे, बेचने के अलग होते थे दुकानों पर। तरह तरह से ठगा जाता था किसानों को। तो सर छोटू राम कहते थे मंडी से सावचेत हो जाओ। और एक फंडी, फंडी उसको कहते जो पाखंड और अंधविश्वास फैलाते थे समाज में, पंडित पुजारी मुल्ले मौलवी। फंडी दो प्रकार के थे सर छोटू राम की नज़र में, पंडे पुजारी भी थे और मुल्ले मौलवी भी थे। क्योंकि सर छोटू राम के साथ में पूरे पाकिस्तान के मुसलमान थे उस समय, जिन्ना को भी नहीं मानते थे तो सर छोटू राम को मानते थे। हाँ, जोधपुर में समझाते थे। तो इसलिए बलदेव राम जी सर छोटू राम को यहाँ लेके आए जोधपुर में और एक मीटिंग की। मुझे जो बुजुर्गों ने जो बातें बताई वो थोड़ी सी बताते, शेयर कर लेता हूँ मामूली। कि कहते हैं कि उस मीटिंग में यहाँ से पता लगता कि फला गांव से कोई आदमी गया है, पैदल जाते थे सभी, जो भी गए थे और वहाँ से आए थे, वहाँ उन्होंने जब देखा कि जोधपुर दरबार और बलदेव राम मिर्दा और सर छोटू राम तीनों की कुर्सियां लगी हुई थी, बराबर बराबर की कुर्सियों पर वो लोग बैठे थे। तो बराबर की कुर्सियों पर जब दरबार के बराबर
गांव के किसान को, जाट को बेटा देखा तो लोग कहते हैं कि हमारे यूं अंदर बात समा नहीं रही थी, क्योंकि गांव के जागीरदार के आदमी से इतना डरते थे कि उसके पैरों में देखते थे, सामने नहीं देख पाते थे। दरबार के बराबर बैठ गए तो उनको भर आया था, आंखें भर आई थी, आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने की स्थिति में नहीं रहेगी। ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? और जब यहाँ आकर के लोगों ने उनके घर जाके पूछा कि आप जोधपुर जाके आए हो, क्या देखा, क्यों क्या हुई मत। दरबार के बराबर बैठे थे बलदेव राम जी और सर छोटू राम, दरबार बाप जी के बराबर कुर्सियों पर। अब लोगों को विश्वास नहीं होता जैसी बात कर रहे थे वो। और कहते हैं कि इतना यहाँ ये भी कहते थे कि मान को इतो भेड़ हुई, इतने आदमी इकट्ठे हुए कि पानी पीने को नहीं मिला वहाँ जोधपुर में, जहाँ वो मीटिंग थी सर छोटू राम और बलदेव राम मिर्दा की। और दरबार भी चाहते थे कि किसानों को जागृत किया जाए इन जागीरदारों के खिलाफ, क्योंकि जागीरदार दरबार से अलग बगावत कर रहे थे उस जमाने में। तो दरबार का और जो ये सर छोटू राम का और बलदेव राम का गठजोड़ कुछ इस प्रकार था। तो और तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी, हाँ ठीक है, सत्य प्रतीत होती है, जैसा मैंने सुना है वैसी कर रहा हूँ मैं। तो कितनी सत्य है, सुनता रहता था, पूछता रहता था, बात होती रहती थी। बताते थे कि सबसे ज़्यादा दुखी, मेरे जो बुजुर्ग बताते थे कि ये खेती करने वाले लोग सबसे ज़्यादा दुखी थे यहाँ पर, क्योंकि किसान के अलावा जो एवड़ चराते थे उनकी भी ज़्यादा ठाकुर की जोर नहीं था। जागीरदार का जुल्म सबसे ज़्यादा खेती करने वालों पर था। इसीलिए बलदेव राम मिर्दा ने जागीरदारों के खिलाफ इतना संघर्ष किया था। और कहते हैं कि सारी जातियां सूखी थी जाके खेती करने वालों के बजाय। सबसे ज़्यादा शोषण इनका होता था कि इनके साथ छुआछूत नहीं थी, इसलिए शोषण ज़्यादा होता था। बाकी लोगों को इतना शोषण भी नहीं हो पाता था। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरे हैं वो लोग, और धन्य हैं। एक बार मैं उनको वापस याद करता हूँ, लॉर्ड मेकाले, सर छोटू राम, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बलदेव राम मिर्दा, कुंभाराम जी आर्य। बलदेव राम जी के जाने के बाद हमें जो ज़मीन दिलवाने की बड़ी पैरवी की वो सर कुंभाराम जी आर्य ने की। राजस्थान का जो टेनेंसी एक्ट लागू करवाया वो सबसे ज़्यादा भूमिका कुंभाराम जी आर्य की है, क्योंकि बलदेव राम जी उस समय हमारे बीच में नहीं रहते। और भी कई बातें हैं, आप आश्चर्यजनक अचंभा करोगे। मैं और भी इस विषय पर कभी बातें करूंगा, शायद टाइम काफ़ी हो गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, 1 मिनट में। ठीक है मित्रों, पर्याप्त है। धन्यवाद, आप सब लोगों ने शांति से और बड़े इत्मीनान से सुना। आशा है आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, राम राम करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलें।